तो इसके अंदर क्या होता है, एमजीएच आपने बोला था, तो इसी के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये लाइन जो आपने दिया है रेफरेंस लाइन दिया है, इसको क्या माना है, इस पे इसके अंदर इसको आपने क्या माना है, इसको क्या माना है, यू इज इक्वल टू जीरो माना है ना, यही तो आप करते हैं, यू इन्फिनिटी से अगर आप इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो तो यहाँ पे आपने वी जीरो वी इन्फिनिटी को जीरो माना है, यानी यहाँ पे यू इन्फिनिटी क्या माना है, जीरो, और वहां तक आपने लाए हो। तो इसी प्रकार से हम क्या बोल रहे हैं, अगर हम किसी से पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हैं तो उसी जगह पे हम अगर उसको टेस्ट चार्ज को वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे उस पॉइंट पे, तो हमें क्या दे देगा वहां पे, पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। और ये पोटेंशियल एनर्जी कैसा रहता है, रेफरेंस वाइज रहता है, देखने के लिए वो दिख रहा है कि ऐसे कि मतलब सर कि इसके लिए कहाँ से, आप बोल तो नहीं रहे हो कि यहाँ से या वहां से, हम बोलेंगे कि हमने डेफिनेशन जब बनाया था ना उसी समय पहले ही बोल दिया था कि हम इन्फिनाइट को रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं, इनिशियल पॉइंट रेफरेंस पॉइंट जो कह लो उसको। ये बात समझ में आ गई, समझ में आ गई ना? यस सर। यस सर। ठीक है। और आपने आपने बोला कि यहाँ पे निगेटिव होगा सर साइन, तो निगेटिव होगा तो सर इसका अर्थ क्या समझेंगे सर, यहाँ निगेटिव पोटेंशियल आ रहा है, निगेटिव पोटेंशियल सर। अब आपको एक स्टोरी समझाता हूँ, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, निगेटिव चार्ज के बारे में, ठीक है। एक स्टोरी से पहले हम स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी के पहले जो मुख्य मतलब कैरेक्टर है वो है ये इक्वेशन भाई साहब। क्या आपको मैंने ये इक्वेशन बताई है कि नहीं, ये इक्वेशन बताई है, ये इक्वेशन बताई है आपको? अरे हाँ या ना बता दो। नो सर। नहीं बताया, ठीक है। एक चीज आप हमेशा याद रखोगे, आपने क्या कहा, आपने क्या कहा था कि सर ये वाला जो आपने जो डेफिनेशन रखा था, यानी यहाँ पे अगर आपकी यहाँ से वी ए माइनस वी एल वी इंफिनिटी, अगर मान ले कि ए बहुत क्लोज है इनिशियल पॉइंट के, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि नहीं, डीवी। ठीक है। यस सर। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, जो चार्ज टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हैं, टेस्ट चार्ज तो क्यू नॉट का हम लेके आ रहे हैं। हाँ लेकिन आपने इतना छोटा जगह डिस्प्लेसमेंट किया है डी आर, कि इसके अंदर वर्क जो हुआ होगा डी डब्ल्यू हुआ होगा, और जिस कारण से डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट एक डिफरेंशियल वैल्यू है जो कि डीवी कहते हैं, है कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पे आपने ये स्टोरी बताई, तो सर एक चीज बताओ, यहाँ पे जो वर्क लिखा था वो वर्क लिखा था एक्सटर्नल फोर्स इनटू डी आर, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स इनटू डी आर। आपने यहाँ पे एक सर और बात बोला था कि एक्सटर्नल फोर्स इज माइनस टाइम्स वी एफ, ये भी बोला था सर, बोला था कि नहीं? बोला था। यस सर। और ये बोला था, तो दूसरी बात ये बताओ, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हम लिख सकते हैं क्यू नॉट टाइम्स ई, लिख सकते हैं कि नहीं? फोर्स एट एनी पॉइंट, अगर यस सर। टेस्ट चार्ज अगर लेके आ रहे क्यू नॉट, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे ए पे ये दे रखा है, तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा, क्यू नॉट टाइम्स ई ए, उस पॉइंट पे ए पॉइंट पे जितना फोर्स लग रहा होगा वो होगा क्यू नॉट टाइम्स ई ए। तो यहाँ पे फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक वो होगा क्यू नॉट टाइम्स ई। अब नीचे वाला जो क्यू नॉट है, क्या इसको बोलेगा कि चलो कट जाते हैं, तो क्या यही आ गया क्या? यस सर। तो ये चीज भी क्या है, डेफिनेशन की तरह है, डेफिनेशन से लेके आए हैं, कोई चीज बीच में हमने कुछ बोला है क्या, कोई माना है क्या, जैसा है वैसा रखते गए। तो ये भी बहुत फंडामेंटल डेफिनेशंस में आएगा कि अगर मान लेते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो कहता है ई डॉट डी आर,
लेकिन माइनस में। सर इसका अर्थ क्या हुआ सर? इसका अर्थ है क्या? मैं बोलूंगा कि ठीक है, एक केस लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है, रखा हुआ है। आप एक काम कीजिए, आप एक एहसान कीजिए कि मुझ पे कुछ एहसान ना कीजिए, और इस पॉइंट चार्ज को उठा के ए पॉइंट से बी पॉइंट तक रख दीजिए, बस कर दीजिएगा इतना काम। ठीक है, आपने बोला कर देते हैं सर, ए से बी तक ले जाते हैं। तो सर यहाँ पे आपने जो बोल रहे हो सर, माइनस ई डॉट डी आर आपने जो बोला है सर, इसका अर्थ आप ये बोलना चाह रहे हो, अगर मैं ई के अगेंस्ट में मूव करता हूँ, छोटे छोटे डी आर्स बना के, छोटे छोटे डी आर्स बना के, और कहां तक पहुंचता हूँ? बी तक, तो मेरा मोशन जो है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस डायरेक्शन में? क्या यहाँ पे फील्ड अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके पैरेलल लाइंस की तरह दिखाते हैं, और हर पॉइंट पे ई क्या होगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हर पॉइंट पे ई का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा और डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगा। मान लेते हैं कि सभी का जो डायरेक्शन है, यानी हमने सब कैसे टाइप में डायरेक्शन माना है कि ये डायरेक्शन जो है ये आई कैप की तरफ है, और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा माइनस आई कैप की तरफ होगा। हमने ये माना है। कैसे माना है? हमने बस एक पंगे लेने की कोशिश की है। क्या पंगे लेने की कोशिश की? कहा है कि तुम फील्ड जिस डायरेक्शन में बहते हो ना, उसके अपोजिट में हम ट्रैवल करेंगे, तुम जो करना है करो। तो फील्ड भी कहता है कि ठीक है, करो ट्रैवल, मेरे अपोजिट होने चाहोगे ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर डिस्प्लेसमेंट आपका किस डायरेक्शन में, माइनस आई कैप, ई किस डायरेक्शन में, आई कैप, है कि नहीं? ये बात समझ में आया कि नहीं? यस सर। अगर मैं बोलूं कि अगर ई का माइनस टाइम ई, अगर इन दोनों के मैं डॉट प्रोडक्ट लेता हूं तो क्या आएगा? क्या वो उनको पॉजिटिव वैल्यू देगा कि नहीं? नहीं समझे? फिर से समझाते हैं। डी आर का डायरेक्शन किधर है, ऐसे मानोगे कि नहीं? माइनस आई कैप की तरफ मत सोचो, इस डायरेक्शन, इस एरो की तरफ है कि नहीं? ये एरो है कि नहीं, बताओ। यस सर। Yes, और sir. ई का जो वैल्यू है वो ऐसा है कि नहीं? यस सर। ई का है। मैंने बोला कि आपके हमको डायरेक्शन में उल्टा ही मूव करना है, मुझे यही मन कर रहा है, बोला मूव करो। लेकिन मैं बोलूं कि अगर माइनस अगर ई आप बनाना चाहोगे तो कैसा बनेगा, बताओ? माइनस ई क्या ऐसा बनेगा क्या? ये बनेगा क्या? यस सर। ई कैप है, ई वेक्टर है, ये माइनस ई वेक्टर है, यही बनेगा ना, जो कि आपके डी आर के साथ मैच कर रहा है, डायरेक्शन के साथ। तो अब इन दोनों के बीच में एंगल बताओ कैसा, कौन इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 0। यानी माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर आप जो ले रहे हो, उन दोनों के बीच का एंगल 0, यानी इन दोनों के बीच का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लेता हूं तो आएगा मैग्नीट्यूड ई इंटू डी आर कॉस 0, आएगा कि नहीं? यस सर। यानी दोनों पॉजिटिव नंबर देंगे कि नहीं, क्योंकि कॉस 0 है तो कॉस 0 क्या है, 1 होता है, एक पॉजिटिव नंबर है। बाकी ई तो मैग्नीट्यूड और डी आर तो लेंथ है पाथ का, वो तो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होगा ही होगा, और कॉस 0 है तो 1 है, तो यानी ये सारे पॉजिटिव वैल्यू हैं कि नहीं? ये सारे माइनस ई डॉट डी आर पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है कि नहीं डॉट प्रोडक्ट में? ये बात समझ में आया कि नहीं? अरे समझ में आया? सर रिपीट कर दो एक बार। ठीक है ठीक है। मैंने बोला इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे हूं मैं, और इधर की ओर छोटा एक डिस्प्लेसमेंट बनाया डी आर। मैंने बस ये पंगे लेने की कोशिश की, क्या पंगे लेने की कोशिश की कि मुझे फील्ड के अगेंस्ट में मूव करना है, फील्ड के अगेंस्ट में मूव करना है डी आर। तो डी आर का डायरेक्शन इधर, ई का डायरेक्शन ऑफकोर्स अपोजिट होगा। मैंने बोला कि एक दूसरा वेक्टर ड्रॉ करता हूं जो कि माइनस ई होगा। अब माइनस ई जो वेक्टर है, माइनस ई वेक्टर जो है
और dr वेक्टर है, इनके बीच में अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ये वैल्यू क्या होगा, हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा। क्योंकि देखो a डॉट b निगेटिव कब होगा, कब ये लेस देन 0 होगा, जब ए बी कॉस थीटा होता है कि नहीं। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ए बी कॉस थीटा, ए क्या है मैग्नीट्यूड है, बी क्या है मैग्नीट्यूड है, कॉस थीटा क्या है उनके बीच में डायरेक्शन, उनके बीच में एंगल, एंगल का कॉस वैल्यू जो थीटा आ रहा है उन दोनों के बीच में, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल, उसका कॉस ले रहे वैल्यू, ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। ये लेस देन 0, यानी ए और बी तो कभी भी लेस देन 0 नहीं होंगे, मैग्नीट्यूड है, तो यानी इसका अर्थ क्या हुआ, कॉस थीटा लेस देन 0। तो कॉस थीटा लेस देन 0 कब होता है, ये कॉस का ग्राफ है कि नहीं, तो लेस देन 0 कब होता है, इस पोर्शन में होता है ना। यस सर। यानी इसके लिए थीटा कैसा होगा, ऑब्ट्यूज होगा। यानी दो वेक्टर, तभी तो कहते हैं कि दो वेक्टर अगर ऐसे एंगल बना रहे हैं तो ये जो वैल्यू होगा इसका डॉट प्रोडक्ट का वो निगेटिव आएगा। ये ऐसे वाले बनाएंगे इनका भी निगेटिव आएगा, ये तो 180 डिग्री है सबसे ज्यादा मैक्सिमम, जो कि होगा कॉस थीटा 180 पे, थीटा 180 पे होगा, उसका कॉस वैल्यू -1 सबसे निगेटिव। ये उन दोनों के बीच में, ये देखो वेक्टर के बीच में एंगल। मैंने बोला था कि डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या देता है, एक स्केलर वैल्यू देता है कि नहीं। यस सर। तो स्केलर वैल्यू देता है, तो स्केलर के साथ जब साइन आएगा, प्लस और माइनस आएगा, तब हमें सोचना पड़ेगा उसके इंटरप्रिटेशन के बारे में। और जब कोई डॉट प्रोडक्ट्स के कारण आता है, यानी जिसका जन्म में ही दो वेक्टर्स बैठे हुए हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में ऐसा समझौता हुआ है जिस कारण से डॉट प्रोडक्ट आया है, यानी स्केलर प्रोडक्ट आया है और स्केलर वैल्यू आ रही है, तो उसमें जो वैल्यू निगेटिव होती है इसका एक ही कारण होता है कि उन दोनों के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। आप वेक्टर के साथ निगेटिव साइन कब लगाते हो, जब कहोगे कि इसका है ई है, तो इसका अगर अपोजिट टाइम जाओगे, माइनस टाइम जाओगे, तब निगेटिव लगाते हो। तो ये समझ में आता है वेक्टर के साथ माइनस वाला स्थान क्या, निगेटिव ऑफ द जो डायरेक्शन ऑफ जिस वेक्टर को मान रहे हो उसका बिल्कुल 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का वो दूसरा वेक्टर है। लेकिन यहाँ डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, वहां स्केलर वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे जो निगेटिव वैल्यू आएगी, निगेटिव आंसर आएगा, तो उसका अर्थ क्या होता है, उन दो वेक्टर्स के बीच में क्या हो रहा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा होगा। ये बात समझ में आया। यस सर। तो यहाँ पे इसका अर्थ है कि हम यहाँ पे हमारे बीच में यहाँ पे तो 0 डिग्री बन रहा है। 0 क्यों, क्योंकि हम आपको dr जाएंगे ही ऐसा डायरेक्शन लेंगे जो कि आपका अपोजिट होगा, ई का अपोजिट होगा। तो अब बोल रहा हूं कि ई का एक दूसरा वेक्टर ड्रॉ करता हूं -e, और -e और dr के बीच में देखो, -e ये रहा, ये सॉरी ये dr लिया, ये dr वेक्टर, और ये रहा, इसी को यहाँ पे क्या कर दिए, इसी को यहाँ पे ले जाओ, ये रहा -e, इन दोनों के बीच में एंगल 0। यानी ये क्या है, हमेशा क्या देंगे, पॉजिटिव वैल्यू देंगे कि नहीं, वो भी सबसे मैक्सिमम पे, cos थीटा 0, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू देंगे कि नहीं, इनके दोनों के डॉट प्रोडक्ट -e और डॉट dr एक पॉजिटिव वैल्यू देगा कि नहीं, ये बताओ। यस सर। नहीं समझे तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, बताओ। अरे शर्माओ मत, बता दो, मुझे भी कभी कभी नई चीजें नहीं आती थी तो मैं अपने टीचर से पूछ लेता था। सर एक बार रिपीट कर दोगे? ठीक है, सर मैं ये ये, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो माइनस का निशान लगा है सर, हाँ ये कहाँ गया जब जो ईडी आ रहा है। क्या 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 बेटा, सर डी वी इक्वल टू ई वेक्टर के साथ जो माइनस का निशान लगा है, हाँ हाँ, वो कहाँ गया जब सर ईडी आ रहा है, बिकॉज वो वो कहाँ गया, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ कहाँ गया, ये, यस सर। हाँ यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, एक बार मैं इसको फिर से समझाता हूँ, नहीं होगा तो मैं दूसरा मेथड भी जानता हूँ, उसको भी हम कर लेंगे, कोई बात नहीं है, उससे भी हम कर लेंगे, आएगा तो आंसर तो आना ही है, समझना, समझ तो आएगा ही आएगा, आपको एक गारंटी देता हूँ। ये नहीं तो कोई दूसरा मेथड हम बता देते हैं, पहले हम इस मेथड को देखने की कोशिश करते हैं। मैं बोल रहा हूँ ई वेक्टर ये होगा, ठीक है, और dr वेक्टर हमेशा इसका अपोजिट होगा,
ठीक है, ये हमने ऐसे तरीके से लिया ही, पंगे लेके काम कर रहे हैं फील्ड के साथ। ठीक है, तो यानी अगर मैं बोल रहा हूं कि आपको एक प्रोडक्ट निकालना है, डॉट प्रोडक्ट, और ये बताओ कि वो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव वैल्यू देगा कि निगेटिव वैल्यू देगा, ये बस मुझे बता दो, आपको बस यही बताना है। तो मैंने बोला कि ई वेक्टर है, ये रहा, इसके अपोजिट में डी आर है, तो आपका जो एक जो प्रोडक्ट आप मांगना चाह रहे हो वो ई डॉट डी आर के बीच नहीं मांग रहे हो, माइनस ई डॉट डी आर के बीच में मांग रहे हो। और माइनस ई डॉट डी आर के बीच में मांग रहे हो, तो देखो सर यहाँ पे अगर वेक्टर में ड्रॉ करता हूं तो सर माइनस ई जो होगा वेक्टर, वो ऐसा वेक्टर है, और सेम सेम डायरेक्शन के साथ डी आर वेक्टर है। तो सर आप जो कहते हो कि डॉट प्रोडक्ट कहता है कि अगर दो वेक्टर के बीच में, दो वेक्टर के बीच में अगर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर छोटा ही डिफरेंशियल वैल्यू रखने वाला है, डी आर वेक्टर है, कोई बात नहीं है सर, है वेक्टर, और ये दूसरा वाला ई वेक्टर है। हाँ, इसका आंसर जो ये माइनस ई वेक्टर है सर। अब इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट लोगे सर, तो इस कारण से आप बोलोगे कि आप यहाँ पे इसका वैल्यू होगा ई डी आर सर, जो कि एक पॉजिटिव नंबर होगा। अब इसमें एक आप कैसे बोल रहे हो, दो वेक्टर है, माइनस ई को वैसे मत समझो, माइनस ई को आप कैसे समझोगे, माइनस ई को आप ऐसे समझो, यहां पे कैसे लिखोगे, ई उसका मैग्नीट्यूड टाइम्स माइनस आई कैप, समझोगे कि नहीं? यस सर। तो यहां पे, और इसका फिर क्या है, डी आर को क्या लिखोगे, डी आर माइनस आई कैप, सम लिखोगे कि नहीं, डी आर माइनस आई कैप लिखोगे कि नहीं, अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन मांग रहे तो, आई कैप मान रहे तो। यस सर। यस सर। तो यहां पे अब डॉट प्रोडक्ट लो, आपने लिखा माइनस ई डॉट डी आर, सर आपको नहीं समझ में आ रहा था सर, तो इसको लिख दो ई वेक्टर माइनस आई कैप, किसको लिख रहे हो, इस पूरे को लिख रहे हो, इस पूरे को लिख रहे हो, और डॉट डी आर सर, डी आर इंटू माइनस आई कैप, माइनस आई कैप डॉट माइनस आई कैप क्या होता है, 1। 1 होता है। दिस इज इक्वल टू आई कैप डॉट आई कैप। तो अब बताओ यहां पे क्या लास्ट में हमारे पास ईडीआर आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। अब इस मेथड से समझे। यस सर। तो यहां पे जो वैल्यू आ रही है ईडीआर, ये एक पॉजिटिव नंबर होगा कि नहीं, ई भी मैग्नीट्यूड पॉजिटिव, डी आर लेंथ है पाथ का। अब हम डायरेक्शन के साथ नहीं बात कर रहे, हमने जब डॉट प्रोडक्ट लेके काम खत्म कर देते उसी समय वेक्टर का। यहाँ पे देखो ई डॉट डी आर है, यहाँ पे ई डी आर है, ना डॉट रहा ना वेक्टर रहा, एक पॉजिटिव नंबर है, ये बात मानते हो क्यों? यस सर। यानी पॉजिटिव नंबर है, यानी डीवी पॉजिटिव है। यानी सर अगर मैं मान लेता हूं कि सर ये बात बता देना कि अगर मान लो कि यहाँ पे डीवी वाला जो फॉर्मूला लगाया है, क्या यहाँ पे डेल्टा वी इज इक्वल टू लिख सकता हूं क्या, माइनस ई टाइम्स, अगर कांस्टेंट फील्ड है तो ये ऐसा लिख सकता हूं, अगर कांस्टेंट फील्ड है तो डीवी को जो आपको ये डेफिनेशन बनाया था, इसका भी डेफिनेशन बनाया था ना ये वाला, ये वाला। अब इस डेफिनेशन को मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहा हूं, ऐसा लिख सकता हूं क्या, ऐसा लिख सकता हूं क्या, ये वाला लिख सकता हूं क्या? कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी। अभी के लिए कांस्टेंट मान लेते हैं, और इवन बताओ ये वाला लिख सकते हैं कि नहीं, ये वाला चीज नहीं अगर समझ में आया तो ये वाला देखो भैया, भैया ये वाली चीजों को फिर देखिए। आपको बोल रहा है कि कैसे मान ले सर कि डीवी को आप ऐसे बोलोगे, मैं बोलूंगा कि देखो यार ई डॉट डी आर है, ठीक है, अगर ई कांस्टेंट है तो यहाँ पे देखो डेल्टा वी अगर इंटीग्रेट करोगे यहां से यहां तक, और यहाँ पे फिर यही वाली बात यहाँ पे आ जाएगी, ईडीआर आ जाएगी, ये आएगी कि नहीं? यस सर।
और ये ई कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा सर। और डी आर मतलब कितना हो गया, डेल्टा आर, अगर आपने ए से बी तक चले हो तो। और यहाँ वी क्या हो गया, डेल्टा वी। तो क्या ये चीज ऐसा बन गई कि नहीं? अरे यार, ये यहाँ पे इसलिए ऐसा बना है क्योंकि हमने एक चीज जान रखा है कि यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट जब आएगा ना, इसको आप, अच्छा ये जो वाला आप हटा दो, इसको मैग्नीट्यूड डिवाइड में ही देखो सिर्फ आप। इस चीज को अब यहाँ तक आप समझ रहे हो कि ये लिख सकते हैं कि नहीं, ये वाले बात तक। यहाँ ऊपर वेक्टर नहीं जाएगा, हाँ ई डी आर ये लिख सकता हूँ कि नहीं, यस सर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो। यानी डेल्टा आर यहाँ पे हमने क्या मान रखा है कि हम फील्ड के अगेंस्ट ही जाएंगे, तभी जाके ई डी आर ऐसा आया है। डेल्टा वी, जो डेल्टा वी आया है, कब आया है ये ई डी आर, जब हम फील्ड के बिल्कुल अपोजिट जाके मूव कर रहे हैं, तो ई डी आर आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? और यस इसी सर। चीज को कांस्टेंट है तो इंटीग्रेट कर दिया तो ई बाहर आ जाएगा, और ई डी आर, छोटे छोटे डी आर मिलके डेल्टा आर बन जाएंगे, और छोटे छोटे वी मिलके डेल्टा वी बन जाएंगे। तो यानी इसका अर्थ है सर कि यहाँ पे आप बोल रहे हो, अरे ये स्पेस है क्या, नेक्स्ट पेज ले क्या, ठीक है, ये वाला भी चीज बताऊंगा। तो यहाँ पे आप सर क्या बोल रहे हो कि डेल्टा वी इज इक्वल टू ई टाइम्स डेल्टा आर, जो आपने बोला है, तो यानी यहाँ पे लिखूंगा सर। तो यहाँ कहाँ से स्टार्ट किया था सर आपने, ए से स्टार्ट किया था, कहाँ तक गए थे, बी तक गए थे, तो यहाँ पे डेल्टा वी कैसे लिखेंगे, कहाँ, फाइनल माइनस वी एफ माइनस वी आई लिखेंगे कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पे बी आएगा पहले, क्योंकि फाइनल पॉइंट यहाँ है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। इसको रुको रेड कलर से दिखाता हूँ। ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। आपने जो डिस्प्लेसमेंट किया, कैसा डिस्प्लेसमेंट किया, अगेंस्ट द फील्ड किया, और ए टू बी गए, तो बी फाइनली रीच किया, तो वी बी माइनस वी ए, ये क्या होगा, ई टाइम्स डेल्टा आर, ये लेंथ डी, और ये पॉजिटिव नंबर है, यानी वी बी माइनस वी ए इज ग्रेटर देन जीरो, है कि नहीं? E into D, this is greater than zero, this because this is also greater than zero, आएगा कि नहीं, बोलो। यस सर। यानी हमने B यहां से कह सकते हैं क्या, ग्रेटर देन वी ए, यानी पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट ए, कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं कि नहीं? यस सर। यानी यहां से सबको समझ में आया कि नहीं? अब सब सब जिसको नहीं समझ में आया पूछो। यहां तक हमने कंक्लूड किया है, कैसे कंक्लूड किया है, वहां से स्टार्ट करके डेफिनेशन से स्टार्ट किया है। ये भी कहां से लेके आए हैं, डेफिनेशन सब कुछ लेके आए हैं बच्चे। ये कहां से लेके आए हैं, तो सर आपने बोला था कि डीवी यहाँ पे जो होता है वो यहां से स्टार्ट कर दिया था, डी डब्ल्यू किसके द्वारा, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, बाई क्यू नॉट, यहां से स्टार्ट हुआ है सर सब कुछ, यहाँ स्टोरी यहां से स्टार्ट हुई। ये भी डेफिनेशन है, ये भी डेफिनेशन का पार्ट है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को लिखने में बस अलग अलग तरीके। और यहां से हमने स्टोरी स्टार्ट की है, हमने क्या किया, माइनस ई, यानी ई के अगेंस्ट हमने डी आर बनाते गए, और उसमें जो इसका वैल्यू आता है वो आता है ई डी आर आ रहा है। अरे जिसको ये भी नहीं समझ में आया तो देखो, इसको जो इसमें भी कंफ्यूज आ गया कि सर ये वाला पॉजिटिव कैसे किया, अरे ऐसे ही सोच लो, माइनस को बाहर रख लो, माइनस को बाहर रख सकते हो कि नहीं, तुम रख लो भाई। ई डॉट डी आर में क्या कितना वैल्यू आएगा, ई का वैल्यू इधर, डॉट डी आर का इधर, इनके डॉट प्रोडक्ट क्या आएंगे बताओ, ई डी आर कॉस 180 आएगा कि नहीं, बताओ। यस सर। तो कॉस 180 आएगा तो -1, और ये वाला माइनस मिलके फिर -1, तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया वैल्यू।
जिस Yes. ढंग से सोचना है सोचो। माइनस को बाहर रख के सोचना है, ई और डी आर को पहले ले लेना है, माइनस को बाद में उसको यूटिलाइज करना है, कि माइनस को इसके साथ एसोसिएट कर देना, वो अपने ढंग की बात है। यही तो ब्यूटी होती है फिजिक्स की। आप एक ये नहीं बोलते हैं कि ये यही ब्यूटी है मैथमेटिक्स की, एक प्रकार से फिजिक्स का थोड़ा ऐसे ही मैंने जज्बात में बोल दिया जाता, लेकिन ये ब्यूटी मैथमेटिक्स की है। तो ए इंटू बी इंटू सी जब आपके पास लिखा रहता है तो भैया आपको बोलते हो कि कोई बच्चा कहता है कि सर भैया ए इंटू बी पहले हमने निकाला, उसके बाद सर सी को मल्टीप्लाई किया। किसी ने बोला कि नहीं सर हमने क्या किया गया, बी इंटू सी को पहले मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद उसको ए से मल्टीप्लाई किया। मैं बोला कोई भी कैसे भी करो आएगा वही आंसर। आपने माइनस को इस पे अंदर मान लिया और इसके बाद माइनस ई के ऊपर आप सोचने लगे कि माइनस ई एक वेक्टर बनाते हैं और डी आर वेक्टर को उसके हिसाब से हम देखते हैं, और उन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट लिया। या आप बोलो कि सिंपल सी बात खेला करना है सर, ई डॉट डी आर का निकाल लेते, माइनस आर बाहर रख देते, और इसके बाद जो आएगा वो आ रहा है कि ई डी आर -1, और ये बाहर वाला माइनस बन के प्लस हो गया, ई डी आर आ जा रहा है। और ये ईडीआर आया है सर, तो इसी को देखो सर, अगर डेल्टा वी आपने बोला था ईडीआर, तो यहाँ पे दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिए, कहां से ए से बी लेके जा रहे हैं। ए और बी के बीच में क्या बात है, बस यही बात है कि ए जो पॉइंट होगा इनिशियल पॉइंट होगा और बी जो पॉइंट होगा फाइनल पॉइंट होगा, लेकिन हम हमेशा क्या करेंगे, फील्ड के अगेंस्ट जाके मूव करेंगे। तो यहाँ पे ई बाहर आ जाएगा और सर डेल्टा डेल्टा डी आर डेल्टा आर हो जाएगा। और यहां से हमने कंक्लूड किया कि हमारे पास जिस पॉइंट पे फाइनल पॉइंट पे रीच करेंगे उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, किसके रिस्पेक्ट में, इनिशियल पॉइंट के रिस्पेक्ट से। ये माना कि ये समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. यस सर। नहीं समझ में आया तो बोल दीजिएगा हमको, ठीक है? समझ गए ना? ठीक है। Yes, sir. तो देखो ऐसी बातें हैं कि इसका अर्थ मैं क्या कंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि हम जैसे जैसे फील्ड के अगेंस्ट जाएंगे हमारा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। किसके रिस्पेक्ट में, जो इनिशियल पॉइंट जहां से हम स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो इस बारे में अब निगेटिव चार्ज की स्टोरी पे बैक जाते हैं। निगेटिव चार्ज में आपने सर क्या बोला था कि पॉजिटिव चार्ज में मुझे समझ में आता है कि पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पोटेंशियल पॉजिटिव है, इनफिनाइट पे 0 है, यानी यहाँ पे हम जैसे जा रहे हैं पॉजिटिव है, यानी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। 0 से तो बड़ा पॉजिटिव होता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर 0 से बड़ा होता है, तो यानी इंक्रीज हुआ होगा। तभी तो सर आप बोल रहे थे सर, कि आप बोल रहे थे कि फील्ड लाइंस ऐसी जाती है रेडियली आउटवर्ड। आप क्या कर रहे हो, फील्ड के अगेंस्ट ही आके लेकर रख रहे हो कि नहीं इस पॉइंट को? Yes, sir. यानी इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू इसलिए समझ में आया कि क्योंकि हमने देखा कि फील्ड के अगेंस्ट लेके आए हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। हाँ, यहाँ पे जो इनिशियल पॉइंट है हमारे इंफिनिटी है। अब बताओ निगेटिव है, अब क्यों हमारे पास निगेटिव है? अब यहां से यहां के बीच में बताओ, यहां जो पोटेंशियल होता है वो निगेटिव वैल्यू आता है, के क्यू बाई आर। और यहां पे आपने अज्यूम तो कर रखा है 0, वी इंफिनिटी तो 0 ही मान रखा है। तो इसका अर्थ है कि यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, कम, और इंफिनाइट पे ज्यादा। क्योंकि भैया -2 बड़ा है कि 0 बड़ा है? 0. 0 बड़ा है। तो यानी यहां से क्या हो रहा है, इसका अर्थ क्या है कि फील्ड लाइंस इसके कैसे होंगे, बताओ 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 बताओ। 0 से -2. 0 से -2, मतलब आप बोल रहे हो कि देखो यहां से, मतलब मुझे फील्ड लाइंस की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किधर बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, फील्ड लाइंस मुझे उसके अपोजिट ड्रॉ कर देना है। अब बात समझ में आया कि इसका अर्थ जब निगेटिव में पोटेंशियल, अगर निगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल का अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कोई वैल्यू रखते हैं वो निगेटिव आता है, क्योंकि वो एक्चुअली इनफिनाइट पे जो पोटेंशियल उससे भी कम है। इसका कारण क्यों है, तो कारण ये है सर कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं निगेटिव चार्ज के, वो क्या करते हैं, टर्मिनेट करते हैं, आके खत्म होते हैं। तो मुझे जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर कहीं अगर बढ़ेगा तभी बढ़ेगा, हर केस में तभी बढ़ेगा, ये बाय डेफिनेशन लिखा हुआ है सर कि हमें फील्ड के अगेंस्ट में जाना पड़ेगा।
तो क्योंकि वो फील्ड ऐसे जाके खत्म हो रही है यहाँ पे, तो मुझे फील्ड के अगेंस्ट में जाना होगा, यानी सोर्स चार्ज से यहाँ पे क्यू के माइनस क्यू से मुझे अगेंस्ट जाना है, यानी इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करना पड़ेगा। और वहां पे जैसे जैसे दूर जाते जाऊंगा तो वहां पे एक पॉइंट पे आएगा जो मैक्सिमम पहुंच जाएगा v एट इंफिनिटी दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आपको फील्ड और पोटेंशियल के बीच में संबंध दिखा चीजों का, और Yes, sir. समझ में आया कि क्यू जो निगेटिव जो आ रहा है वो वैल्यू वहां पे निगेटिव क्यों है, क्योंकि उसको एक फील्ड के सेटिस्फाई करना है बातों को। फील्ड की किस बातों को सेटिस्फाई करना है कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसी डायरेक्शन में इंक्रीज करेंगे जिस डायरेक्शन में तुम्हारे से अपोजिट होगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभी आ भी जाते हैं। ऐसे ही देखिएगा, ये रहा इस पॉइंट से इस पॉइंट के इसके बीच में 1 मीटर डिस्टेंस है, तो बताओ ये क्या होगा अगर मैंने ये फी लाइंस के, अगर फी लाइंस के अलोंग आपने मूव किया तो क्या होगा, फी लाइंस के अलोंग आपने मूव किया तो पोटेंशियल क्या होगा, Decrease. डिक्रीज होगा। अगेंस्ट जाओगे इंक्रीज होगा। यानी ये पॉइंट जो है, ये माना इस बार, इसको ए माना और बी माना, और इसे फी लाइंस के अलोंग चले हैं, तो इस बार मुझे मालूम है कि सर वी बी जो होगा वो लेस देन वी ए होगा। और इससे एक और चीज मुझे मालूम चलता है कि सर टेस्ट चार्ज जो होता है वो अगर मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज को छोड़ दूं तो क्या करेगा, भागेगा, रिपल्सिव फोर्स के कारण भागेगा कि नहीं भागेगा। तो Yes, sir. यानी पॉजिटिव चार्ज का टेंडेंसी क्या है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ नेचुरली फ्लो करना। अगर कोई भी एक्सटर्नल एजेंट नहीं है, सिर्फ किसके फोर्सेस हैं, सिर्फ उस फील्ड के इंटरैक्शन के कारण जो फोर्स उस टेस्ट चार्ज पे लग रहे हैं, तो उसमें एक नेचुरल टेंडेंसी होगी वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाना चाहिए। ठीक है। Yes, sir. अब यही चीज को कॉन्सेप्ट को हम करंट में भी यूज करेंगे। वहां पे लेकिन हमारे पास याद रखना पड़ेगा कि वहां पे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो सर वो तो टेस्ट चार्ज आप बोलते हो पॉजिटिव है, वो तो इलेक्ट्रॉन है निगेटिव है, फिर क्या होगा सर। मैं बोलूंगा कि ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे सोचें कि अगर मान लो कि यहाँ पे निगेटिव रहता है, अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज रहता है, ये देखो पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज का है, अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे निगेटिव चार्ज को छोड़ दूं, इसको मैं दूसरे कलर में लगा देता हूँ, दूसरे चार्ज में यहाँ पे क्या हो गया, कहाँ गया, क्यू नॉट था, हाँ ये पॉजिटिव चार्ज है। हाँ इस पॉइंट पे से अगर मैं छोड़ दूं, यहाँ पे क्यू माइनस क्यू नॉट इस बार लिया है, तो माइनस क्यू नॉट आपने लिया, मानते हैं अभी लिया, टेस्ट चार्ज नहीं है ये, माना है ये बात मानते, टेस्ट चार्ज नहीं है, लेकिन आपने क्यू माइनस क्यू नॉट कोई दूसरा चार्ज है, ऐसे ही मन किया लेके आ गया उसको, इस पॉइंट पे छोड़ दिया, क्या करेगा वो, इस फील्ड के इंटरैक्शन का सिर्फ एक फोर्स लग सकता है और उसके अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो इन दोनों के बीच में कैसा अट्रैक्टिव फोर्सेस है कि नहीं, Yes, sir. तो अट्रैक्टिव फोर्सेस है तो इसका अर्थ है कि ऐसा लगेगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ क्या करेगा, पोटेंशियल इधर की ओर जाएगा, लेकिन क्या वो फ्री लाइंस के अगेंस्ट मूव कर रहा है क्या, मूव तो वो भैया फ्री लाइंस के अगेंस्ट ही कर रहा है ना। Yes, sir. हमने थोड़ी बोला था कि ये बात की अगेंस्ट मूव करे, भैया अगेंस्ट मूव करेगा। हम बोल रहे हैं पोटेंशियल जो बात हो रही है वो पॉइंट से पॉइंट के बीच में हो रही है, आप किसको ले जाकर कर रहे हो उसके बारे में बात नहीं हो रही है, आप फील्ड के अगेंस्ट मूव करोगे, किस टाइप को मूव करेंगे वो नहीं मालूम है, हम पोटेंशियल बोलेंगे इंक्रीज हो रही है। अब इसका अर्थ है कि अगर माइनस क्यू है, यानी यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, हाई पोटेंशियल, सॉरी, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसे आपको रेडियली आउटपुट जाएगी, तो आप जैसे जैसे जाओगे यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, यानी अगर यहाँ पे से आपने छोड़ा है तो ये किस डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ पे, तो यहाँ यहाँ पोटेंशियल इसके बढ़ते जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन या निगेटिव चार्ज कैसे फ्लो करती है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल कर रही है कि नहीं।
यहाँ पे देखो भैया, यहाँ पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल वीपी, अगर मान लो यहाँ पे ए लिखते, इसको ए पॉइंट मानते, ए पॉइंट, तो यहाँ वी ए होगा। और ये पॉइंट, ये यहाँ पे देखो दूसरा पॉइंट यहाँ पे मानते हैं, यहाँ पे बी होगा, वी बी होगा। आपने इलेक्ट्रॉन को ए पे छोड़ा, वो आप बोल रहे हो आपस में अट्रैक्शन के कारण ए से बी तक आ जाएगी, खुद से खुद आ जाएगी ना। अब ए से बी की ओर आ जाएगी, लेकिन जो फील्ड लाइंस है वो तो प्रॉपर्टीज है सोर्स चार्ज की, वो तो ऐसे ही रेडिएट होगा, थोड़ी उससे मतलब है कि आपको कैसा, आप किस किस चार्ज को ला रहे हो कि किसको नहीं ला रहे हो। तो इसकी जो सोर्स चार्ज है फील्ड तो रेडियली आउटवर्ड है, तो रेडियली आउटवर्ड है, लेकिन ये इस बार मोशन हुआ है इसका इलेक्ट्रॉन का रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसने तो काम तो वही किया ना कि फील्ड के अगेंस्ट ही तो मूव कर दिया। यानी इसकी बात में अगर मैं बोलूं कि नेचुरल टेंडेंसी नेगेटिव चार्ज की क्या होती है, लो से हाई की ओर फ्लो करना। पॉजिटिव की क्या होती है, हाई टू लो। समझ में आ गया। यस सर। यस सर। ये हो गया आपको अम, अम, बताओ, चलो वो बता दो, आगे आगे केसेस तो मैं बता दूंगा उसको। तो इस चीज को हम देख लिए, और यही चीज को हमने बोला कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक बात हमेशा हमेशा याद रखना पड़ेगा कि ये जो है स्केलर वैल्यू, कैसा वैल्यू है, स्केलर वैल्यू है, ये हमें मालूम है, लेकिन इसके अस्तित्व में, इसके डेफिनेशंस में वेक्टर घुसे हुए। तो स्केलर कैसे बनी है, डॉट प्रोडक्ट लेते हुए दो वेक्टर्स के बीच में। तो इसका जो अर्थ है कि इस स्केलर वैल्यू का पॉजिटिव या निगेटिव का अर्थ क्या होगा सर, तो ये रहेगा कि since v is a scalar the charge should be substituted along with its sign। जब भी आप वैल्यू रखोगे चार्ज का तो साइन के साथ रखोगे, ठीक है। दिस मीन्स that a positive charge will have a positive potential at all point and a negative charge will have a negative potential at all point। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको। और इसका ऐसा क्यों होता है, वो फील्ड के साथ रिलेशन ऐसा होता है, फील्ड के साथ ऐसा रिलेशन बंधा हुआ है पोटेंशियल का। और पोटेंशियल कहता है कि मुझे तभी मुझे इंक्रीज होगा जब आपके अगेंस्ट मूव करूंगा, और जब मैं आपके अगेंस्ट मूव करूंगा, जब भी आपके अगेंस्ट मूव किया मैंने, तो फिर हमारा पोटेंशियल इंक्रीज होते जाता है। तो निगेटिव चार्ज में ऐसा होता है सर कि निगेटिव चार्ज में आपने जो इन्फिनिटी पे माना है वो जीरो माना है, और कहीं पॉइंट पे माना है निगेटिव। तो सर आपने इसी कारण से निगेटिव चार्ज में क्या होता है कि जब फील्ड लाइंस क्या होती है, टर्मिनेट होती है, तो टर्मिनेट होती है, तो ये वाला पॉइंट के मतलब इस फील्ड लाइंस के डायरेक्शन के अपोजिट में मुझे मूव करना है, तो मैं ऐसे धीरे धीरे करते हुए इनफिनाइट तक पहुंच जाऊंगा, तब जाके मुझे सबसे ज्यादा पोटेंशियल वाला पॉइंट मिलेगा जो कि जीरो होगा। लेकिन वही पॉजिटिव चार्ज में वो रेडियली आउटवर्ड होता है सर, तो मुझे इन्फिनाइट से अगेंस्ट मूव करते हुए आना पड़ेगा। इन्फिनाइट से अगर मैं इधर आ रहा हूं तो एक्चुअली मैं फील्ड लाइंस के अगेंस्ट मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा हूं, और मैं जैसे क्लोज आते जाऊंगा मेरा पोटेंशियल बढ़ते जाएगा। तो बढ़ते जाएगा तो यानी इसका अर्थ है क्या, इसका अर्थ क्या है, सब तो वहां पे जीरो से ही स्टार्ट हुए थे, इन्फिनाइट पे तो सबके लिए जीरो था। तो बढ़ते जाएगा यानी फील्ड लाइन अगर रेडियली आउटवर्ड होगा तो मुझे अंदर में पॉजिटिव मिलना ही मिलना है, क्योंकि ये आउटवर्ड, और मैं जीरो से बढ़ूंगा तो ऑफकोर्स यहाँ पॉजिटिव आते जाएंगे। निगेटिव होगा सर तो फील्ड लाइंस कैसे हैं सर, तो निगेटिव फील्ड, इसमें देखो निगेटिव है तो ये देखो इनवर्ड है सर, तो फील्ड लाइंस के अलोंग में जाऊंगा सर तो पोटेंशियल क्या होगी, गिरेगी सर मेरी। तो यहाँ पे जीरो से गिरेगी तो क्या गिरेगी, निगेटिव में जाएगी। इसी के लिए हर पॉइंट पे नेगेटिव पोटेंशियल होता है। बात समझ में आ गया। यस सर। यस ठीक सर। है,
अरे सो तो नहीं गए कोई लोग? बहुत लोग सो जाते हैं, नींद आ जाती नो है, सर। है ना? नो सर। ठीक है बेटा। तो ये पोटेंशियल अब निकाल लिया हमने, देख लिया था इसके कारण। अब मैं बोल रहा हूं कि पोटेंशियल का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सेम चीज इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह है। क्या मैंने बोला था कि अगर आपके पास सोर्स चार्जेस, अगर आपके पास एक से ज्यादा होंगे, तो उस कारण से किसी पॉइंट पी पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हमने क्या बोला था, क्या इसके लिए बोला था? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, पी ई एट पी ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस, this will be equal to the E at P due to the source charge 1 plus E at P due to source charge 2। मैंने सोर्स चार्ज ये नहीं बोला कि ये हमेशा पॉइंट चार्ज ही हो, सोर्स चार्ज हो सकता है कोई एक्सटेंडेड चार्ज भी होगा, लेकिन किसी भी पॉइंट पे अगर हम निकालेंगे तो ये हमेशा ये प्रिंसिपल फॉलो करेगा ही, जितने होंगे सबके कारण लास्ट में आएगा E at P ड्यू टू N। अगर हमारे सिस्टम में n सोर्स पार्टिकल्स है तो सोर्स चार्ज है, तो पार्टिकल्स में सोर्स चार्ज है। ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर। और सेम चीज v के साथ होगा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा सर, ये बताओ सर। मेन गेम ये है, v at p ड्यू टू 1, v at p ड्यू टू 2, v at p ड्यू टू 3। इसमें मेन चीज क्या है सर? मैं बोलूंगा ये देखो, ये वेक्टर वैल्यू है, ये स्केलर वैल्यू है। इनका एडिशन जब आप करते थे तो हम एरोस को जोड़ते थे सर, इधर एरो बना के, इधर एरो बना के, और इधर एरो बना के, इन एरो का सम एक नया एरो बनता था, उसको हम कह देते थे कि ये देखो ये वाला नया वाला एरो आ गया, वो है आपके पास ये वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, जो इन तीनों के इक्विवेलेंट है। यही होता था। यस सर। अब यहाँ पे तो एरो की जरूरत नहीं, डायरेक्शन है ही नहीं, तो सारे वैल्यूज कैसे जुड़ जाएंगे? अगर मान लो यहाँ पे 2 वोल्ट, इसके कारण 1 के कारण, इसके कारण 3 वोल्ट, इसके कारण 5 वोल्ट, तो हमारे पॉइंट एट पी ड्यू टू द ऑल दिस सोर्स चार्जेस, इस सिस्टम के कारण क्या होगा पी पे? अगर इसके 1 के कारण 2 वोल्ट, 2 के कारण 3 वोल्ट, और सोर्स चार्ज 3 के कारण उस पॉइंट पी पे 5 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो यही काम अब जितने भी होंगे सारे इसी काम से हम लिखेंगे, समझेंगे। और एक और बात आपको कभी कभी कंफ्यूज कर सकता है, अगर मैं बोलूं, आप एक और चीज देखते होगे, ईपीए और ईपीबी, वीपीए माइनस वीपीबी, आप सर इस चीज को कैसे लिखोगे? तो आप याद रखना वीपीए ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ये लिख सकते हैं कि नहीं? कैसे सर? सर देखो, इसको खोल दो, इसको खोलोगे तो क्या आएगा? वीबी, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, वीबी, ये कैंसल आउट हो गया, क्या ये वही बन गया क्या? यही यस बन सर। गया ना? यानी यहाँ पे ये जो आ रहा है इसका अर्थ क्या है? v एट a, और इसका अर्थ है कि हम इन्फिनिटी से a तक ला रहे हैं, उसमें जो वर्क, मतलब जितना, मतलब जो वर्क करना पड़ा होगा डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, और इसके में इन्फिनिटी से ला रहे b तक। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या लिखाएगा? इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो ये आता है, इसको, इसी को तो va बोल देते थे, क्योंकि ये 0 के बराबर होता था, इसी के लिए इसको va बोल दिया, इसको vb बोल दिया। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस अगर मैं बोलूंगा, जब इन्फिनाइट ना हो कि कोई दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में जब बोलता हूं, तो वी ए माइनस वी बी लिखाता है। और वो एक्चुअली में वी ए आप कैसे निकालोगे? तो आप बोलोगे कि वी ए तो ऐसे ही निकाला हुआ है, ये देखो यही निकाला हुआ है, वी ए एक्चुअली में वी ए माइनस वी इंफिनिटी है, और वी बी जो है वी बी माइनस वी इंफिनिटी है। तो ये वाला फॉर्मूला जो हमने जो निकाल रखा है, मान लीजिए कि क्यू बाई आर आया हुआ है, ये देखो, अगर आपके पास हम ये चीज बता देते हैं कि आपके पास किसके लिए आया है, के क्यू बाई आर आया हुआ है, किसके लिए? ई वी एट पी,
राइट। अब मान लेते हैं यहाँ पे आपने इसको एट जो पी है उसको R1 माना है, 2 पॉइंट लिया है आपने, 2 पॉइंट लिए हैं यहाँ पे से, मान लीजिए आपने एक पॉइंट इस सोर्स चार्ज को मानते हैं, ये पॉइंट सोर्स चार्ज है, इससे आपने एक पॉइंट R1 लिया है और दूसरा पॉइंट R2 लिया है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप V क्या लिखोगे, अगर इसको A मानते हो और इसको B मानते हो तो V एट, पहले A बता दो, चलो V एट A क्या लिखोगे, इसके ऊपर चार्ज Q है, तो क्या लिखोगे V एट A, इस सोर्स चार्ज के कारण क्या होगा, के क्यू बाई सेपरेशन R1 होगा ना, यही होगा ना। Yes, sir. और V एट B क्या लिखोगे, के क्यू बाई R2. R2 लिखोगे। अब इन दोनों के डिफरेंस जब पूछा जाएगा तो VA माइनस VB लिखोगे, तो इसको लिख दोगे फिर यहां से के क्यू बाई R1 माइनस के क्यू बाई R2, और ये चीज फिर क्या हो जाएगी, रिफाइंड होके आ जाएगी, के क्यू आपने बाहर ले लिया, 1/R1 माइनस 1/R2 ऐसे भी आ जाएगा, याद रखना इन चीजों को, ऐसे याद रखना। VA माइनस VB अगर कभी लिखा हुआ है दो पॉइंट के बीच में, दो पॉइंट A और B किसी के बीच में, हमने बोला पोटेंशियल डिफरेंस बताओ हमारे इनके बीच में, तो आप बोलोगे VA माइनस VB और रखोगे क्या, VA का ये वैल्यू रखोगे और ये लिखोगे और फिर ये आ जाएगा आपका VA माइनस VB। ये चीज याद रखना, ये भी पूछता है, सिर्फ पोटेंशियल नहीं पूछता है एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक, मतलब एक्चुअली में किसी पॉइंट पे जो पोटेंशियल पूछ रहा है वो एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस ही है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस इस सेंस में ना पूछ के कि हमारे पास हमेशा इनफिनाइट को ना मानते हुए, इनफिनाइट को ना मानते हुए दूसरा रेफरेंस पॉइंट ले ले, बी ले ले, तो यहां पे यही बात लगेगा, यही बातें चलेगी। यानी V एट A B यहां पे लिखा हुआ, तो B क्या काम कर रहा है, पॉइंट B क्या है, रेफरेंस पॉइंट की तरह काम कर रहा है, वहां से कितना पोटेंशियल ज्यादा है इसका A का, समझ में आया, Yes, Yes, sir. sir. ये बात समझ में आ गया, ठीक है। ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे कि अगर मान लो कि सब, अगर बहुत सारे सोर्स चार्जेस कैसे हैं तो ये आ जाएगा, समेशन कर देंगे, इसके बीच में कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह नहीं है एरो के ऐड होना, सिंपल सा एडिशन हो जाएगा। और अगर मान लेते कि अगर हमने दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल अगर डिफरेंस दे रखा है और वहां पे इस बार हमने किसी पॉइंट पे ये निकाल लेना है, जो दूसरे पॉइंट पे निकाल लेना है, उन दोनों का डिफरेंस ले लेना है, और वो जो ऐसे फॉर्मूलाज आते हैं वैसे ये आ जाएंगे इसके आंसर। ठीक है, अगर देखो 1/R1 माइनस 1/R2 जो होगा पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, उससे हमें क्या मालूम चलेगा कि अगर निगेटिव आया, निगेटिव आया तो मान लेते हैं हमारे यहाँ 20 है, तो B हमारा रेफरेंस पॉइंट है, A पे गए हैं, तो VA माइनस VB यहाँ पे हुआ है, तो VA माइनस VB हुआ है, यानी B के रिस्पेक्ट में जो B पॉइंट है उस पर जो पोटेंशियल है उसके रिस्पेक्ट में A का क्या है पोटेंशियल, ये होगा। मान लेते हैं आपके पास निगेटिव आया है तो इसका अर्थ क्या है, दिस इज लेस देन जीरो, तो VA लेस देन जीरो मतलब जो बी पॉइंट है, यानी जो इनिशियल पॉइंट है जिससे आप चले हो वो हाई पोटेंशियल पे है, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, मतलब ए से सॉरी रिस्पेक्ट में नहीं बोलूंगा, ए से हाई पोटेंशियल पे, यानी वी ए की पोटेंशियल ज्यादा है, वी ए की पोटेंशियल ज्यादा है तो आप बता सकते हो क्या कि वी ए की, सॉरी वी ए की पोटेंशियल कम है ना, लेस देन है ना, तो वीबी की पोटेंशियल ज्यादा है, तो वीबी की पोटेंशियल ज्यादा है तो कैसा फील्ड होना चाहिए इसमें, इस डायरेक्शन में कैसे फील्ड होंगे, फील्ड लाइंस कैसे होंगे, तो बी ज्यादा है, तो बी ज्यादा है तो इसका अर्थ है कि आपको ऐसे फील्ड लाइंस हो रहे होंगे ना, हो रहे होंगे कि नहीं, फील्ड लाइंस ऐसे होंगे कि नहीं, Yes, sir. यानी बी से आप ए के डायरेक्शन फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में गए हो तो घटते गया है, अगेंस्ट में जाना है आपको, फील्ड लाइन से अगेंस्ट में जाना पड़ेगा, ए से बी की ओर जाओगे तो आपको पोटेंशियल बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उनके बीच में डिफरेंस बढ़ते जाएगा, यानी यहाँ पॉइंट पे आओगे तो और बढ़ रहा है, इस पॉइंट पे और बढ़ते जा रहा है, बी तक गए सबसे ज्यादा इस रास्ते में जैसे गुजरते गए, फील्ड के अगेंस्ट गुजरते गए, और बी पे जाके रीच कर गया, तो यानी वीबी माइनस वीवे अब पॉजिटिव हो जाएगा, देखो
इसको अगर मैं यहाँ पे निगेटिव साइन दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये देखो यहाँ पे आ जाएगा बी बी माइनस पी ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इधर निगेटिव माइनस निगेटिव पॉजिटिव, तो दिस इज ग्रेटर देन जीरो, और ग्रेटर देन जीरो यानी वी बी इज ग्रेटर देन वी ए, यही बात है मैं बोल रहा हूँ। समझ में आ गया? यस सर। यानी यहाँ पे देखो इसमें अब मैंने क्या किया, बी ए माइनस बी बी में आपको बी से रेफरेंस बनाया था, बी से आप चले थे, अब यहाँ पे ए से चले हो, समझ रहे हो? यानी ए से अगर आप मूव करोगे तब जाके आपको बी की तरफ जाओगे, और बी पे रीच करोगे तब जाके आपको पोटेंशियल डिफरेंस किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव वैल्यू देगा। यानी ए से आपके जो वी ए था, यानी पॉइंट ए पे जो वी ए था उससे एक्चुअली वैल्यूज बढ़ते गई है, क्योंकि आप फील्ड के अगेंस्ट गए हो, उससे बढ़ते गई है बढ़ते गई है, और जो बी पे जो वैल्यू आ रही है वो ग्रेटर देन बी ए है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप करके बताओ। द 4 पॉइंट चार्जेस क्यू माइनस माइनस कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू टू स्मॉल क्यू टू कैपिटल क्यू प्लेस्ड एट आर प्लेस्ड एट आर प्लेस्ड वन एट ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर, सो वन एट ईच कॉर्नर रिस्पेक्टिवली, यानी वन एट ईच कॉर्नर, एक कॉर्नर पे गया, दूसरा दूसरे कॉर्नर पे गया, तीसरा तीसरे कॉर्नर पे गया, चौथा चौथे कॉर्नर पे गया रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास एक स्क्वायर बन गया है जिसके वर्टिसेस पे हमने क्या रख दिए, चार्ज रख दिए हैं। द रिलेशन बिटवीन कैपिटल क्यू एंड, अब ये देखो पहला वाला यहाँ पे माइनस क्यू लिख दिया हमने, यहाँ वाला गया है माइनस क्यू स्मॉल क्यू ऐसे लिख दिया, तीसरे वाला यहाँ पे रख दिया हमने 2Q, और चौथे वाले को हमने रख दिया कैपिटल टू कैपिटल। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इसके सेंटर पे पोटेंशियल क्या, मतलब सॉरी, द रिलेशन बिटवीन कैपिटल क्यू इस कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, फॉर विच द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ दिस वन इज जीरो। इस पे पोटेंशियल यहाँ पे जीरो है, पोटेंशियल एट सेंटर मान लो, तो मैं क्या समझूंगा इसका, पोटेंशियल एट सेंटर ड्यू टू जीरो किसके कारण होगा, सिस्टम के कारण जीरो होगा ना, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एट दिस वन तो हम ये नहीं बोल रहे हैं नेट पोटेंशियल, बोल रहे हैं पोटेंशियल, और साथ में ये बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे चार्ज रखे हुए हैं, सोर्स चार्ज रखे हुए, तो जब ऐसा बोल दिया जाए कि ऐसे ऐसे सोर्स चार्ज रखे हुए हैं, एक इस वर्टिसेस पे एक इस वर्टिसेस पे एक इस, तो किसी पॉइंट पे जब पोटेंशियल बात कर रहे हैं तो उस पोटेंशियल का अर्थ होता है कि समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्यू टू द ऑल सोर्स चार्जेस, यानी एक प्रकार से नेट पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। समझ रहे हो आप? yes sir. तो यहाँ पे जो आपके पास जो पोटेंशियल बिकॉज ऑफ ऑल दीज सोर्स चार्जेस है वहां पे सेंटर पे जीरो है, तो फिर कैसे निकालोगे इसको, निकालो आप, क्वेश्चन बताओ कि यहाँ पे जीरो है तो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच में रिलेशन क्या बनेगा, ये बताओ, करो ट्राई करो, मैं टाइम देता हूँ। चलो किसी ने आंसर किया है ए, हिमराज ने किया है, वेरी गुड बेटा।
और बताओ किसने किया है? बी सी डी बैठा हुआ है, कह रहा है मेरा कोई आया नहीं दोस्त मुझे बोलने के लिए। अरे बी को भी मार दो यार, सी भी बेचारा ऐसे रो रहा है, और डी भी बोल रहा है कि मुझे भी तो कर दो यार, प्लीज प्लीज प्लीज। तो एक को तो आ गया है। अच्छा इशिता देखो, इशिता बेचारी ऐसे बहुत दिल से बहुत भोली है, तो कहती कि यार बी को देख रही हूँ कि अकेले पड़ रहा है तो मैं मार देती हूँ। मीनाक्षी देखो, मीनाक्षी बहुत तेज है, कह रही कि नहीं नहीं मैं तो बी को नहीं मारूंगी, मैं तो एक को ही जाऊंगी, मेजोरिटी में जाते हैं, सरकार बनी रहेगी। कोई बात नहीं बेटा, जो भी आपको लगेगा ना वो मारो, मैं ऐसे ही मजाक करता हूँ, कभी भी आपको ऐसे नहीं फील कराता हूँ कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ ट्राई करो और उस पर मार्क करो। आपको टाइम लेना है लो, लेकिन मार्क करो, पेन उठाओ और चलाओ। गलती फलती कुछ तो स्टार्ट करो यार। पहले बार में कोई किसी ने ताजमहल नहीं बना लिया था, उसने पहले छोटे छोटे मकान बनाए, तोड़े गिराए, ये किया वो किया, तब जाके वो चीज स्ट्रक्चर खड़ी हुई है। तो अगर आप एग्जामिनेशन में अपने आप को एक्सेलेंट वे में, अगर एक्सेलेंस वे में आपको रीच करना है रिजल्ट को, तो इसका अर्थ यह है कि आपने पहले दिन से क्या होगा कि आपने गलतियां की हैं। ऐसा नहीं है जो उस दिन हिट होता है, जो सुपरस्टार बनता है, इसका अर्थ ये नहीं होता उसकी मूवीज फ्लॉप नहीं होती है, फर्स्ट फ्लॉप होती है। उस चीजों को बस यही करता है कि वो छोड़ता नहीं है उसको। हुई तो हुई, मेरे हाथ में तो नहीं था, मेरे को तो अपना काम करना था, करूंगा। बस वही एक स्टोरी रहती है। प्रॉब्लम सबको आता है। मैंने कैसे आपको बोला, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर इंक्रीज करना है, नेचर में देखो, नेचर आपको बताने की कोशिश कर रहा है, तो आपको फील्ड लाइंस के अगेंस्ट मूव करना पड़ेगा। फील्ड लाइन को ऐसे समझो कि कॉमन लोग जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर आपको अपने अंदर पोटेंशियल इंक्रीज करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज करना है, ताकि आपके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस जो कॉमन डायरेक्शन है मूवमेंट का, जो फील्ड लाइंस है, उसके अगेंस्ट मूव करना पड़ेगा आपको। ये नेचर बता रही है हमें कि कभी भी अगर किसी ने ऐसे आंसर बी दे दिया तो उसमें भी मत करो, या किसी ने ये बोल दिया तो उसमें भी मत करो। नो, फील्ड लाइंस के अलावा मत चलो, अगेंस्ट मूव करो। अगेंस्ट मूव करना मतलब अपने हिसाब से काम करो, और पेन पेपर उठाओ। गलत सही हो कोई मतलब नहीं है, मैं तो दुनिया के, आपने फील्ड लाइंस के अगेंस्ट जाना है ना, तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि आप सही काम करो। बस आप नकल मत करके कि वो कर रहा है तो वही उसको आंसर करना, वो नहीं करना। गलत करो सही करो, कोई भी करो, अपने हिसाब से करो। ठीक है। ए सबका बहुतों का आ रहा है, और सही बात है कि अब ये जो आंसर आ रहा होगा तो आ रहा होगा भैया, अब इसमें क्या बता सकते हैं, है कि नहीं। और कोई ट्राई करना चाहेगा कि हाँ ट्राई कर रहा हूँ सर, या कुछ टाइम चाहिए? मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन ऐसा है ना कि तुम ट्राई करोगे ना तो कहाँ कहीं पे फंस जाओगे। कभी हो सकता है कि सर ये डिस्टेंस कैसे निकाले सर, यही तो समझ में नहीं आ रहा है सर, बाकी सब तो हो गया है सर, ये सब कैसे करे सर, बाकी सब हो गया है सर। हाँ ये ऑप्शन आ रहा है बेटा आज। ठीक है बेटा। तो आपको दिक्कत आ रहा होगा सर यहाँ पे बस यही बता दीजिए ना सर, ये वाला तो उसके बाद खत्म क्वेश्चन। या किसी को ऐसे आ रहा होगा कि अरे यार मतलब चार चार्ज है तो इसके कारण चार बार इसका निकालना पड़ेगा पोटेंशियल, इसका 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 और इसका सम करना था, तो इसमें माइनस क्यों है तो इसका निगेटिव, पता नहीं, ऐसा कंफ्यूज हो गया हूँ मैं। कहीं पे भी तो जाके रुकोगे, लेकिन कोशिश तो कर रहे हो, तो उससे मालूम चल रहा है कि कहाँ जाके रुक रहा हूँ। समझ में आया? करना चाहिए कोशिश। चलो मैं करवा दे रहा हूं। तो ये बोला कि देखिए सर कि हर जगह पे हमने एक वर्टिसेस पे डाल दिया, और इसके सेंटर पे जो पोटेंशियल है सर, वो पोटेंशियल ड्यू टू द ऑल द सोर्स चार्जेस, और ये कह सकते हो जो सोर्स कॉन्फ़िगरेशन आपके पास दे रखा है, उस कारण से जो ओ पे जो पोटेंशियल है वो जीरो है। तो सर आप ओ पे सर पोटेंशियल जीरो बोल रहे हो, तो ये बिकॉज ऑफ द सिस्टम होगा, यानी समेशन जितने भी होंगे, समेशन ऑफ बी ओ ड्यू टू आई इज इक्वल टू 1 to n, ये क्या होगा, ये जीरो होगा। होगा कि नहीं? इस बात में किसी को दो राय?
यही तो प्रिंसिपल, यही तो वही वाली बातें हैं। v एट o ड्यू टू आई 1 रखोगे तो 1 आएगा, प्लस v एट o ड्यू टू 2 रखोगे, i 1 से n तक वेरी कर रहा है तो अब 2 रखोगे, v एट o ड्यू टू 3 जितने भी होंगे अप टू n जितने भी आएंगे v एट o ड्यू टू n। यही तो बात है, इसको समेशन सिग्मा फॉर्म में लिख दिया। तो इसके कारण सर यहाँ पे अगर लिखना है तो चलिए सर सबके कारण स्टार्ट कर देते हैं लिखना सर। अब सर एक दिक्कत आ रही है कि सर ये जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, कितना है। मैंने बोला कि ये देखो, ये ये सॉरी स्क्वायर है, स्क्वायर है, तो ये ए, तो ए, तो ये क्या होगा, √2a होगा कि नहीं, ये 90 डिग्री होता है। तो ये ए दो लेग्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज ए, देन द हाइपोटेन्यूज इज गोइंग टू बी √2a। होगा कि नहीं, यहां तक समझ में आया कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. और ये जो सेंटर होता है इस डायगोनल को क्या करता है, ये मिड पॉइंट होता है। तो ये क्या हो गया, √2a/½ ये क्या हो जाएगा, इसका लेंथ। होगा कि नहीं। तो इसको और Yes, sir. सिंप्लीफाई कर देंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a/√2। क्या है सर, तो इसको 2 को लिख सकते हो √2 इंटू √2, और एक √2 कैंसिल आउट हो गया तो a/√2। ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख दो, कोई भी मतलब से √2/2 ही रखा रहो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये वाला भी पॉइंट यही है। देखो ये वाला भी सेम डिस्टेंस है क्या इस पॉइंट से, क्योंकि ये देखो ये ए, तो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो इसका क्या लेंथ हो जाएगा, इस हाइपोटेन्यूज, जो कि ये एक डायगोनल है जिसको बीडी डायगोनल कह सकते हैं, इस डायगोनल बीडी का लेंथ क्या होगा, √2a। अगेन ये पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, इसको भी वैसे ही डिवाइड कर देगा। यानी हर जो पॉइंट जो सेंटर है वो हर चार्ट से कितना दूर है, a/√2। समझ में आया। Yes, sir. अब Yes, बस sir. फॉर्मूला लगाते जाना है, KQ/R, क्यू यहाँ पे ऊपर रखना है, माइनस क्यू रखेंगे, साइन के साथ रखेंगे सर, पोटेंशियल निगेटिव होता है पॉइंट पे। KQ माइनस Q/R, R कितना है, a/√2 लिखो, या जिसको ऐसे भी लिखना है लिख देना, थोड़ा शॉर्टकट मारते रहते। ठीक है, दूसरे के कारण KQ, इसका माइनस क्यू हो गया, इसके ऊपर चार्ज, सेपरेशन कितना हो गया, a/√2। ऐसे ही आपके पास लिखने के लिए आएगा K2Q बाय, यहाँ पे आपके पास आया K2Q आया ना बेटा। Yes, अब sir. इनका समेशन करना है सर, ये बहुत ज्यादा मैथ्स नहीं हो गया सर, दिन रात सर मैथ्स ही काम करवाते रहते हो, बायो वाले बच्चों से भी मैथ्स का काम करवाते हो। तो बोला KQ a/√2 कॉमन ले लो, सॉरी क्यू नहीं ले सकते हैं, यहाँ पे स्मॉल क्यू है, यहाँ पे कैपिटल क्यू नहीं ले सकते, के ले सकते, a/√2 ले सकते, a/√2 ले लेते, सिंप्लीफाई हो गया सर। वो इधर क्या बच गया, माइनस क्यू, इस टर्म में क्या बच गया, माइनस स्मॉल क्यू, इस टर्म में क्या बच गया, 2Q, इस टर्म में क्या बच गया, 2Q स्मॉल, 2 स्मॉल क्यू, बचा कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. अगर लिख सकते हैं तो बता दो, इसको अगर सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा प्लस क्यू, और ये हो जाएगा प्लस स्मॉल क्यू। दिस इज इक्वल टू क्या, 0 है कि नहीं। Yes, sir. यानी k/a√2 इंटू दिस इज इक्वल टू 0। इसको दो तरीके से हम बात कर सकते हैं, इसको ऐसा करो, a/√2 इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 टाइम्स a/√2 0 हो जाएगा, और इसी को इस इधर से k वाले को क्या कर दो, दो तरीके हैं, एक a/√2 ये वाला है, इसको इधर ले जाके 0 बना दिए, और फिर इसको नीचे ले जाके 0/समथिंग, वो भी 0 बन गया। तो यानी 0 है क्या, k/this, और यही तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस।
तो यही तो है। इसको आप अपने मन से ऐसे भी लिख दो, ये लिख दो या ये लिख दो। हमने क्या बोला, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच में रिलेशन ये है कि कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू इज गोइंग टू बी 0। ठीक है, यस सर। बात समझ में आ गया ना। तो ये चीज यहाँ पे आ गई और देखते हैं आंसर क्या वही आ रहा है, क्या वही वाली चीज है। सब यही सब करते हैं और यही आंसर आ रहा है। यहाँ तक कि कोई की दिक्कत हो तो बता दें। नो सर। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है सर। ये आंसर आ गया भैया ए वालों। भाई हम तो डिस्ट्रैक्ट करते रहेंगे आपको, बी सी डी सबको मरवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोग सही मार लेते हो, अच्छी बात है। और जिसने इस बार ट्राई किया था, जहां पे मिस्टेक कर रहे थे वो समझ रहे होंगे कि क्या छोटे छोटे मिस्टेक्स हमने की होगी। तो इम्पोर्टेंट तभी है कि आप करोगे तब आएगा। ठीक है, इन चीजों को अब हम आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ये एक्चुअली मैंने आपको पहले ही करवा दिया। यही वाली बात हो गई, डी आर हम मूव कर रहे हैं बी से ए की तरफ जाने के लिए, और ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है और हम मूव किधर कर रहे हैं, बी टू ए। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लिखते हैं। वहां पे हमने क्या बोला था, आपको बोला था कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेकिन ये जो वहां पे, सॉरी, मैंने जो आपको जो मेन डेफिनेशन लिखवाया था वो माइंड ये लिखवाया था, ये लिखवाया था, ये लिखवाया था ना। Yes, sir. और इससे ही मैंने बोला था इसके जगह क्या रखना था, क्यू नॉट बाय ई। और इस पे कोई कंडीशन नहीं था कि ई कांस्टेंट है कि कैसा है कैसा नहीं है। तो ये आपको आ गया था कि क्यू नॉट कैंसिल हो गया था इसका, तो ये बन गया था यहाँ पे ई। और क्योंकि यहाँ इंटीग्रल फॉर्म में है, अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो ये ऐसे लिखते हैं। तो ये तो बाय डेफिनेशन है। और हमने जो चीज देखा था, ये चीज को हमने सिर्फ वेरीफाई किया था कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेकिन ये हमेशा यही होगा कि अगर हम फील्ड के, अगर मान ले कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, तो फील्ड लाइंस जो बन रहे होंगे, मान लेते हैं कि हमारे पास डाइपोल है, तो ये डाइपोल है, यहाँ पे सब पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं। इसके डाइपोल के फील्ड लाइंस कैसे होते हैं, वे ऐसे होते हैं कि नहीं भैया, ये बताओ भैया हमें। ये निगेटिव, ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, तो ये देखो, अरे ऐसा क्यों बना दिया डॉट डॉट, ये देखो। और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ऑरिजिनेट होंगे सारे फील्ड लाइंस, और यहाँ जाके टर्मिनेट हो रहे हैं कि नहीं। और कुछ कुछ जो स्केप इंफिनिटी की ओर कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज से, और कुछ इंफिनिटी से आ रहे हैं इस निगेटिव चार्ज में मिल रहे हैं। यही था ना। अरे अगर आपको अच्छा नहीं यस लगा सर। मेरा डायग्राम, तो ये एक बार फिर से दिखा देता हूँ। कहाँ तक इसमें था, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। पॉजिटिव से ऑरिजिनेट कर रहे हैं, निगेटिव में टर्मिनेट कर रहे हैं, कुछ निगेटिव से आ रहे हैं, वैसे करते हैं। तो मैं अगर बोलूं कि अगर यहां से इस पॉइंट से मैं चलता हूं और इस पॉइंट पे जाके खत्म करता हूं, तो फील्ड लाइंस के अलोंग जा रहा हूं, तो मेरा पोटेंशियल कैसा हो रहा होगा, धीरे धीरे
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा कि इंक्रीज हो रहा होगा, डिक्रीज। डिक्रीज हो रहा होगा। तो ये वाली जो बातें हैं कि सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए ही नहीं, जहां जहां हमारा मेन मकसद क्या है, हमने क्या बोला था, ई डॉट डी आर, आप जहां जहां ई ऐसा लोगे, यहाँ पे क्या होगा, ई टेंजेंशियल ड्रॉ करेंगे, हर पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन उस पॉइंट पे क्या होगी, टू द टेंजेंट टू दिस फील्ड लाइंस होती है कि नहीं। यस सर। तो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, मैं मूव ही ऐसे करूंगा, फिर यहाँ पे आऊंगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा तो मैं मूव ऐसे करूंगा, तभी तो इस लाइन पे मूव कर सकूंगा। मूव मुझे भी तो टर्न लेना पड़ेगा, तो आप जैसे जैसे ई चेंज करोगे वैसे वैसे मैं ये चेंज करूंगा और आऊंगा इसी फील्ड लाइंस पे, इसी फील्ड लाइंस पे आते जाऊंगा। तो अगर मैं अगेंस्ट द फील्ड आऊंगा तो मेरे अंदर क्या होगा, हमेशा ही अगर मान ली ई डॉट डी आर जो होगा, अगर हम हमेशा फील्ड लाइंस पे ही मूव करें, इसी पे मूव करेंगे, तो ये हर पॉइंट पे अगर अगेंस्ट द फील्ड कर रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू बनाते जाएगा, और उन दोनों के बीच में हर टाइम पे एंगल जीरो होगा, माइनस ई और डी आर के बीच में। ठीक है, वहां पे हम ऐसे सोचेंगे, यहाँ का डी आर, यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड ये बन रही है यहाँ पे, तो यहाँ डी आर इसके अपोजिट में इतना छोटा सा, अब यहाँ पे पहुंच गया, इसका डी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन रही है, तो यहाँ पे डी आर इसके अगेंस्ट में, अब यहाँ पे जा रहे हैं तो इसके अगेंस्ट में, जैसे जैसे जा रहे हैं, जहां पे ई आ रहा है उसके अगेंस्ट में हम जा रहे हैं, डी आर मूव कर रहे हैं। और वो पाथ, छोटे छोटे पाथ कैसे बनेंगे, फील्ड लाइंस ही तो बन जाते हैं वो चीज। तो फील्ड लाइंस के जैसे जैसे मूव करते जाते हैं उसके, अगर अगर आपके जो फील्ड जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन से अपोजिट में मूव करते जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा इंक्रीज होता है। और यही उसमें स्टोरी में बताने की कोशिश की गई है, और यही डेफिनेशन जो आपको मैंने बता दिया था, शायद आपने बोला कि मेरे को नहीं पढ़ाया गया था। ठीक है, हाँ हाँ, स्लाइड में गुम हो जाता हूँ मैं, कहाँ गया था। हाँ, ये बात समझ में आ गई सर, ये समझ में आ गया, ये सारे के लिए फॉर्मूला, ना कि कांस्टेंट हो या कांस्टेंट हो, ये हमने डेफिनेशन से निकाल के लाए, यहाँ से लेकर आए, तो ये सभी के लिए फॉर्मूला वैलिड है। और अब हम जब निकालेंगे पोटेंशियल, अब यहाँ पे डीवी देख लो, अब डीवी में अगर मैं बोलूं कि इसको इंटीग्रेट कर दूं कहाँ से, इंफिनाइट से पॉइंट ए तक, तो क्या यही आ जाएगा, क्या वी एट ए आ जाएगा क्या, आ जाएगा कि नहीं। यस सर। तो अब हम इसी का यूज करेंगे हर पॉइंट पे निकालने के लिए, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन, अब इस डेफिनेशन का यूज करेंगे जो कि यही बेस्ड है, ये वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स से ही निकाला गया। ये डेफिनेशन का एक शॉर्ट फॉर्म है जहां पे आराम से यूज हो सकेगा। अब इसमें क्या करेंगे कि हम हर पॉइंट चार्ज के लिए जो ई का वैल्यू निकाल रखा है वो रखेंगे विद डायरेक्शन, और डी आर का मोशन हम ऐसा रखेंगे कि फील्ड के हमेशा अगेंस्ट जा रहा है, और उसके बाद हम उस पाथ पे जो जा रहा होगा उस पाथ पे दो पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट जो होगा इनिशियल पॉइंट होगा, एक पॉइंट होगा फाइनल पॉइंट होगा, और उसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो निकाल देंगे। और वो कैसा होगा, जो पहले पहुंचेगा, जो फाइनल पोटेंशियल होगा जहां पे फाइनली पहुंच रहे बी माइनस बी ए, और ये क्या आ जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ कहां से कहां तक, ए से बी तक जा रहे हैं, ई डॉट डी आर। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब इसका इस्तेमाल करेंगे, अब यही वी ए आप इंफिनिटी बना दोगे तो ये बन जाएगा वी बी, और एक जगह इंफिनिटी, तो इसे माइनस यहाँ पे तो लगा रहेगा ना, बाय डेफिनेशन में माइनस लगा हुआ, वो तो इसलिए आता है कि यहाँ पे एफ जो एक्सटर्नल जो होता है क्या होता है, माइनस टाइम एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। बात समझ में आ गया आपको, समझे, यस सर। समझ गए ना सब लोग, हम्म, नहीं समझे हैं तो याद रखिएगा, धमकी दे के समझाएंगे।
ठीक है भैया, अब दूसरी बात है सर, दूसरी बात है सर, आपने v निकाल रहे हो e के टर्म्स में। अब मान लेते e आपके पास दिया रहे तो आप v कैसे निकालो? तो मैं बोलूंगा कि देखो बच्चों, आपको याद करने का एक सिंपल तरीका, ये एक तरीका है, तुक्केबाजी है, फिजिक्स में इसको पसंद नहीं किया जाता है, लेकिन आपके लिए तरीका हेल्प कर देगा, थोड़ा सा वैसे यूज कर लीजिएगा। इसको dr को हम नीचे ले जाए क्या? तो क्या यार इधर माइनस रख दे क्या, तो मुझे ई आ रहा है क्या? हाँ मैं बोल रहा हूँ तुक्केबाजी, क्योंकि यहाँ पे पूछोगे डॉट प्रोडक्ट कहाँ गया सर, ये कैसा गया, बस ये तरीका मैं याद करने को बता रहा हूँ। इसको dr को नीचे ले आओगे, ऐसे लिख सकते हो ना इसी चीज को। Yes sir. तो ये इस चीज को लिखोगे तो बस यहाँ पे एक चीज याद रखना है, इसको यहाँ पे डेल बना देना है और यहाँ डेल आर लिख देना है, इज इक्वल टू ई आएगा आपके पास। सॉरी, डेल आर में डेल आर छोड़ दो, आप इसको लिख लो डेल एक्स, तो ई एक्स आएगा माइनस में। ठीक है, और अरे सर ई एक्स को वेक्टर कंपोनेंट आएगा ई एक्स का। अगर मान लो कि आप ई वाई निकालना है तो क्या होगा, आप ऐसे ही बताओ, माइनस डेल वी बाई डेल वाई लिख सकता हूँ क्या? Yes sir. अब मान लो कि मैं ई एक्स ई वाई ई जेड क्यू निकाल रहा हूँ, मैं किसी पॉइंट पे बोल दूं, अगर कोई प्लेन में है, मैं बता दूं आपको ए वेक्टर निकालो, अगर आपके पास ए एक्स वेक्टर मालूम है और आपके पास ए वाई वेक्टर मालूम है, तो क्या आप ए वेक्टर निकाल सकते हो उससे? नहीं समझ में आया सर, चला गया सर, ऊपर से चला गया सर, आजकल सब ऊपर से चला गया सर। समझाइए क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं बोलना चाह रहा हूँ ये वेक्टर है, हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में दे रखा है मतलब हमारे पास मालूम है कि किसको हमने इनिशियली आई कैप, यानी एक, हमारे पास प्लेन में दो इंडिपेंडेंट आपके पास डायरेक्शन होंगे, किसी भी एक प्लेन में दो इंडिपेंडेंट डायरेक्शन होने पड़ेंगे, तभी सभी उसमें उस प्लेन में सभी वेक्टर्स को, मैं सभी वेक्टर्स को उन दो इंडिपेंडेंट डायरेक्शन के अबाउट लिख सकता हूं। लीनियर में अगर लाइन पे हो तो एक होगा, इसी के लिए देखो यहां से अगर आप लिखते हो तो या आई कैप लिख देते हो, और इसी कैप के आई कैप के हेल्प से ही या बस माइनस आई कैप लगाते हो, लेकिन आई कैप ही यूज कर रहे हो ना। तो लीनियर पे होता है तो एक डायरेक्शन, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्शन, प्लेन में होता है तो दो इंडिपेंडेंट डायरेक्शन, अगर स्पेस में होगा तो आपके पास तो थ्री इंडिपेंडेंट डायरेक्शन के टर्म्स में आपको, अगर उसकी उस इंडिपेंडेंट डायरेक्शन के उस इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में अगर उस वेक्टर का कंपोनेंट मालूम है तो आप बता सकते हो। कैसे सर? मैं बताता हूँ। ये आपके पास एक्स और वाई आपके पास दे रखा है, रेफरेंस पे दे रखा है, कोई दिक्कत यहां तक? दे सकते कि नहीं? Yes Yes sir. sir. तो अगर दे रखा है तो आपने क्या कहा कि यहाँ पे देखते वेक्टर को मेजर करते, तो यहाँ पे एक पैरेलल वाई एक्सिस ड्रॉ किया, यहाँ पे पैरेलल एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, ये फ्रेम बिल्कुल इस फ्रेम के पैरेलल है सर। तो ये फ्रेम के हिसाब से ये डायरेक्शन भी जो होगा, ये एक्स प्राइम का जो डायरेक्शन होगा वो एक्स का भी डायरेक्शन होगा, और वाई प्राइम का जो डायरेक्शन होगा वो वाई का डायरेक्शन, मतलब ये दोनों डायरेक्शन सेम है, वाई प्राइम और वाई का डायरेक्शन सेम है तो जे कैप ऊपर ही है। हाँ बस क्या है, पॉइंट अलग अलग स्टार्टिंग है, इसको भी अपवर्ड कहोगे इसको भी अपवर्ड कहोगे, चाहे यहां से पत्थर फेंको या यहां से पत्थर फेंको। तो यहाँ पे भी इस अगर मान लेते हैं कि अगर वेक्टर इधर रिजॉल्व होके इस ऐसे आ रहा होगा, इस लाइन पे आ रहा होगा, तो इस लाइन पे भी जे कैप होगा और इस पे भी जे कैप होगा। ये बात समझ में आया? Yes sir. Yes sir. अब यहाँ पे मैं बोलूं इस वेक्टर को रिजॉल्व करना है मुझे, तो क्या मैं रिजॉल्व कर सकता हूं इस एक्स के अबाउट और इस वाई के अबाउट? कर सकता हूं कि नहीं? Yes sir. और एक्स के अबाउट और वाई के अबाउट करता हूं तो ये दो वेक्टर क्या होंगे? अगर ये ए वेक्टर है तो इसको हम लिखते हैं ए एक्स, इवन ऐसे लिखते हैं एक्चुअली ए एक्स आई कैप, ये जो होता है स्केलर कंपोनेंट है,
और इसको साथ में ले ले तो वेक्टर कंपोनेंट बन जाता है, जिसको ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स वेक्टर। और यहां पे अगर मैं लिखूं तो इसको क्या लिखूंगा, ए वाई जे कैप। अब मैं बोलूं कि मुझे ए वेक्टर चाहिए, तो क्या मैं यही कह सकता हूं ए एक्स आई कैप प्लस ए जे ए वाई जे कैप। ये दोनों, यही तो एक कैप बोल रहा हूँ उसका। कैप क्यों बोल रहा हूँ, ए वेक्टर जो है वो ऐसे लिख सकता हूँ इसको, अगर दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया तो ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप। कैसे सर, तो मैं बोलूंगा कि ये देखो, ये दो वेक्टर्स ये जो आपने डिसॉल्व किए इस डायरेक्शन में, ये आप देखो क्या एक रेक्टेंगल बना रहे हैं क्या? आपने इसको देखो एक रेक्टेंगल क्रिएट कर रहे हैं क्या हमेशा? तो आप जानते हो कि पैरेललोग्राम रूल के अनुसार से दो वेक्टर का एडिशन जो होता है, जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम होता है कि नहीं? होता है कि नहीं डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम? Yes, sir. यानी ये अगर मैं ऐसे बोलूं, ये दो वेक्टर्स अगर हमने बना रखे हैं और इस दो वेक्टर के हेल्प से अगर हम पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, इस वेक्टर का एक पैरेलल यहाँ पे भी ड्रॉ कर दिया और इसका एक पैरेलल यहाँ ड्रॉ कर दिया, और ये वाला जो पैरेलल ड्रॉ किया इसके हेड से स्टार्ट किया, और अगर ये बिल के पैरेललोग्राम बन रहे हैं और ये इसका रिजल्ट ये वाला अगर डायगोनल बन रहा है, तो इसका अर्थ कहेंगे कि इन दोनों का सम है वो ये इसके बराबर है। तो यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको अगर जैसे आपको बोलते हैं ना 5 रुपया लिखो या लिखो 3 + 2 रुपया, यानी ये वेक्टर लिखो या इसके दो कंपोनेंट को एडिशन फॉर्म में लिख दो, ए वेक्टर लिखो या ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर लिख दो। ये हो गया डिकम्पोज फॉर्म में। यही अगर 3D में होता, 3D में होता तो 3 में हम डिवाइड करते हैं। अगर कोई वेक्टर 3D में होगा तो हम ऐसे लिखेंगे। तो अगर हमें ए एक्स मालूम हो जाए, ए वाई मालूम हो जाए, ए जेड मालूम हो जाए, तो हमें ए वेक्टर के बारे में मालूम हो जाए। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो रिजॉल्व हुआ है, ये देखो यहाँ पे देखो इनके बीच में एंगल थीटा था, इस कारण से ये पैरेललोग्राम ऐसा दिख रहा था। इन दोनों के बीच में हमेशा एंगल 90 होगा। क्यों? क्योंकि देखो दोनों इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस जो होते हैं वो 90 डिग्री पे होते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। और हमने रिजॉल्व भी ऐसे किया, देखो हमने यहां से प्रोजेक्शन लिया है, ठीक है, प्रोजेक्शन लिया और इस जो प्रोजेक्शन आ रहा है उसी को हमने ए एक्स वेक्टर माना है, और इस डायरेक्शन में जो प्रोजेक्शन लिया है उसको ही ए वाई माना है। अब क्या ये पैरेललोग्राम जहां पे थीटा 90 डिग्री बन जाता है, तो क्या वो एक रेक्टेंगल की तरह दिखता है? और रेक्टेंगल का ये डायगोनल है, और डायगोनल मतलब ये रिजल्टेंट है। ये दोनों किसके सम में के हैं? इन दो कंपोनेंट अपने दो कंपोनेंट के सम के बराबर होगा कि नहीं ऐसे? Yes, sir. तो यानी अगर मेरे को ई एट एनी पॉइंट लिखना है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, ई एट दैट पॉइंट इन एक्स डायरेक्शन वाला, ई एट दैट पॉइंट इन वाई डायरेक्शन वाला, प्लस ई एट दैट पॉइंट इन जेड डायरेक्शन वाला। मतलब सर क्या हुआ, जेड डायरेक्शन ई डायरेक्शन, सर ई तो एक ही आएगा ना, आपने बोला था एक लाइन बनेगा ऐसा, एक ही आप बोल रहे थे सर, आप खुद बोल रहे थे कि एक पॉइंट चार्ज, कोई भी किसी टाइप का सोर्स चार्ज होता है कि हर पॉइंट पे एक वेक्टर एक एरो असाइन करता है, तो एक ही एरो आएगा, तो इसको क्या ई एक्स और ई वाई और जी जेड में कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने बोला कि आपके लिए देखो भैया फ्रेम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेम, आपने ये तो बोल दिया ये इस डायरेक्शन में, लेकिन आप इसको जब इस फ्रेम को लेके आओगे, इस फ्रेम को लेके आओगे, तो आपने क्या बोला कि हमने 3 डायरेक्शन इंडिपेंडेंट डायरेक्शन को माना है, और अब इस वेक्टर को हम इसको रिजॉल्व कर देते हैं, और ये जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, इन तीनों का समेशन होगा। अभी अगर मान लो ये प्लेन है, प्लेन की तरह मानो, अभी 3D में थोड़ा ज्यादा विजुअलाइजेशन में दिक्कत है। अब मान लो कि इस पॉइंट पे आपने ये एक वेक्टर असाइन कर दिया, आपने फ्रेम बनाया है ऐसा,
ऐसा फ्रेम बनाया है। ऐसा फ्रेम बनाते तो कोई बात नहीं रहता सर, ये देखो ऐसा फ्रेम रहता तो इसी के आई डायरेक्शन में पूरा इसी आ जाता। हाँ, फिर कोई दूसरा वेक्टर कोई कहीं पे ऐसे असाइन हुआ होगा तो फिर उसको फिर वैसे करना पड़ेगा। ये बात समझ में आया? तो यहाँ पे जो एक्चुअली वही वेक्टर है वो वेक्टर है, लेकिन क्या कर रखे हैं हमने, जो फ्रेम बना रखा है ना, उस फ्रेम में ना एक प्रकार से एक डायरेक्शन जो इंडिपेंडेंट डायरेक्शन आई कैप जिसको मान रखा है उसके उसका एक कंपोनेंट, साथ में इसका कंपोनेंट और साथ में जेड का कंपोनेंट, तीनों कंपोनेंट को ऐसे फॉर्मेट में लिखते हैं हम लोग। ठीक है, ये बात समझ में आया? यस सर। अरे Yes. अगर ये चीज अगर क्लियर नहीं हुई है तो ऐसे भी समझो, आप किसी वेक्टर को कभी ऐसे लिखा हुआ देखे हो, ए वेक्टर को 2i कैप प्लस 5j कैप ऐसे लिखा हुआ देखे हो क्या? मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, 2i कैप ऐसा 5j कैप ऐसा कभी किसी वेक्टर को लिखा हुआ देखे हो? मतलब ऐसे रहता है ना वेक्टर, आपके पास जब भी कोई वेक्टर का कोई वैल्यू रहता है तो ऐसे ही दिख के आता है 2i कैप प्लस 5j कैप। आपको यस क्या सर। कहता है, डिस्प्लेसमेंट हुआ 2i कैप प्लस 5j कैप मीटर, आपका डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पे ऐसे है क्या, इसको लिख क्या रहे हो? ये देखो i एक इंडिपेंडेंट मतलब डायरेक्शन है, j एक इंडिपेंडेंट डायरेक्शन है, क्योंकि ये i और j के प्लेन में ही पड़ता है तो इसी कारण से ये वेक्टर को हमेशा हम इसको हमेशा इसके फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि a टाइम समथिंग i कैप प्लस b टाइम समथिंग j कैप, क्योंकि ये इसी के वेक्टर इसी प्लेन में पड़ता है। अगर ये स्पेस में पड़ जाएगा और तो उसके हिसाब से जेड ये आई जे के कैप आ जाएगा, ये तीन इंडिपेंडेंट डायरेक्शन होगा। और मैं कहूंगा कि कोई भी वेक्टर हो, कैसा भी वेक्टर हो स्पेस में, कैसा भी एग्जिस्ट करे, उसको मैं इन तीनों के कंपोनेंट में डिसॉल्व कर दूंगा और उसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए आई कैप प्लस बी जे कैप और सी के कैप। जब मान लो कि जिस टाइम पे ए 0 हो गया तो इसका अर्थ क्या हो गया, पूरा का पूरा वेक्टर किस पे लाई कर गया, जे कैप पे, यानी वाई एक्सिस पे पूरा लाई कर रहा है। तो इसी के लिए तो कहते हैं इस वेक्टर को अगर आप रीड करते हो इस रेफरेंस फ्रेम में, इस वेक्टर को कैसे लिखोगे, समथिंग टाइम्स जे कैप। तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कभी कभी यहाँ ऐसे ड्रॉ कर देते तो उसको लिखते थे ना ई आई कैप, क्यों लिखते थे? तो यहाँ पे एक्चुअली ऐसा है कि हमारा एक्स एक्सिस के हमने एक्सिस ऐसे बना दिया था, उसी के अलॉन्ग ये है आई कैप बन रहा है। लेकिन अगर मान लो कि हमारे पास ऐसा अगर वेक्टर रहता, यह रहता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे थीटा इसका रहता, कॉस थीटा लेते हैं, याद करो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन वाला ई कॉस थीटा, और आई कैप लिखते हैं, और ई साइन थीटा कैसा लिखते हैं, जे कैप लिखते हैं कि नहीं? यस सर। Yes, sir. तो यानी इसका अर्थ क्या कर रहे हैं, उस वेक्टर को जो वैल्यू आ रही है जो साइंड है वेक्टर, उसको हम क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं तीन डायरेक्शन में, क्योंकि वो जो है वो वेक्टर जो हमारे पास जो सेट ऑफ वेक्टर है वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, 3D स्पेस में। तो 3D स्पेस में कभी भी कोई भी वेक्टर कैसा भी हो वो तीन कंपोनेंट में लिखा जाएगा। एक कंपोनेंट जिसको हम रिजॉल्व करके एक्स डायरेक्शन की तरफ देख रहे हैं, एक दूसरा जो वाई की तरफ आ रहा है, और तीसरा जो जेड की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो अगर हमें किसी पॉइंट पे आपके पास अगर v एज अ फंक्शन दे रखा है, अगर आपके पास v क्या है, स्केलर फील्ड है, तो v एज अ फंक्शन ऑफ x और y और z देगा। स्केलर फील्ड है तो यानी हर x और y और z पे एक वैल्यू असाइन हो रही है v। इसको अगर आप किसके टर्म्स में पहले कर रहे हो, एक्स के टर्म्स में, तो ये जो वहां पे उस फील्ड पे जाके अगर पार्शियल डेरिवेटिव लेते हो तो ये एक्चुअली आपके पास देता है माइनस ई एक्स। अच्छा, यहाँ पे वेक्टर नहीं होगा, सॉरी यहाँ वेक्टर नहीं होगा, इसको यहाँ पे, अच्छा ये हट, ई एक्स है, ई एक्स आएगा। ठीक है, यहाँ पे डेल वी माइनस डेल एक्स। डायरेक्शन कैसे बना देंगे, इसमें ऑटोमेटिकली एक्स के साथ कौन सा बेसिस वेक्टर होता है, आई कैप, वाई के साथ जे कैप, जेड के साथ के कैप।
तो आपके लिए यहां से ई एक्स ई वाई ई जेड निकाल लोगे, उसको उस बेसिस वेक्टर के साथ मतलब लगा दोगे, और फिर इसके अगर सम कर दोगे तो क्या निकल आएगा, उस पॉइंट पे क्या आ जाएगा। अगर मैं ऐसे कर दूं तो इस पॉइंट पे क्या आएगा, ये क्या होगा, ये जो क्वांटिटी ई एक्स आई कैप प्लस ई जेड के कैप, ये जो आएगा ये क्या होगा, इन तीनों का सम, ये ई होगा, ई एट दैट पॉइंट। Yes, sir. इसको तो बस हमने रिजॉल्व कर लिया ना भैया, हमने अपने मन से अपने आपको कुछ काम नहीं था तो अपने मन से कोई फ्रेम को टेढ़ा मेढ़ा करके ले आए, कहते कि अब इस फ्रेम में बता दो, ये जो ई जो है वेक्टर है, इस फ्रेम में बताओ इस कंपोनेंट फॉर्म में कैसे दिखाएगा। ठीक है, तो इस चीज को एक क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आएगा, इस चीज को एक क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आएगा। ये एक क्वेश्चन कीजिए आप। और ये बस मैंने जो चीज बताया था कि यहां से आपको कोशिश की थी कि ई डॉट वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर वाला से, ये एक ट्रिक है। ये मत सोचिएगा कि इसको नीचे ले गए और ये कुछ आंसर इसी से आता है, नहीं। ये अब आप अभी के लिए आप मान लो कि ये एक ट्रिक है। यहाँ डी आर था तो आर को रिप्लेस किया एक्स से, तो यहाँ ई एक्स बन गया। तो ये एक ट्रिक है, बस आप समझो। ये आ जाएगा आपके पास, ये ई एक्स आएगा, और ई एक्स वेक्टर क्या होगा, ई एक्स जो मैग्नीट्यूड है स्केलर कंपोनेंट टाइम्स आई कैप। तो ये देखो वही वाली बात हो जाएगा, जैसे अरे इसको लिखोगे कैसे, ई एक वेक्टर क्वांटिटी है तो लिखोगे भी तो इसी तरीके से ना, उसको भी तो लिखोगे तो इसी तरीके से ना। तो बस आपको ये छोटे छोटे कंपोनेंट जो होते हैं स्केलर कंपोनेंट, वो कैलकुलेट करना कैसे सिखाया है, इस फॉर्मूले ने सिखाया है। बस ये चीज मानना है कि ऐसे ही होता है। ये कैसे ले लाए हैं ये चीज नहीं देखनी है, ये होता है आपको बताया गया, और इसका ट्रिक बस ऐसे यूज करना है, इसी से याद रखना है कि ऐसे करके ट्रिक बस याद रखना है, कभी भूल गए तो वो चीजें ना हो। और ये तो फंडामेंटली याद रहना ही चाहिए, डेल डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा। अच्छा, एक दो दिन मुझे रात में भी क्लास लेना पड़ेगा, 9 आफ्टर 9 to 10। तो आप लोग कंफर्टेबल हो 9 to 10 में पढ़ने के लिए, अगर हो तो बताओ, या आपको अपना होमवर्क का डर रहता है या कुछ करना रहता है। सर एक्चुअली होमवर्क रहता है स्कूल का। अच्छा, होमवर्क ये सब रहता है। तो फिर आजकल टेस्ट भी हो रहे हैं स्कूल में तो। अच्छा Yes. टेस्ट, अच्छा टेस्ट भी हो रहे हैं, ठीक है मैं समझ रहा हूँ बेटा। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है। देखो एक ने निकाला है, अच्छा अच्छा वो आपका आंसर वैसे नहीं हो सकता। ठीक है, कोई बात नहीं। ये मैं करवाऊं क्या, कि आप करो रहे हो, ट्राई कर रहे हो, बताओ। Sir, करवा दो। करवा दो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, आपने बता दिया ना। देखो हम लोग, मैंने आपसे जब पूछा था ना तो आपसे मेरा पर्पस यही था कि आपके लिए रखना है, तो मेरे लिए आप कन्वीनियंट हो कि नहीं, आप उस जोन में कंफर्टेबल हो या नहीं, ये मैटर करता है मुझे, मैटर्स, सो आई आस्क दिस थिंग। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग इसको अलग तरीके से देखेंगे। तो दिवाली के कुछ छुट्टी पड़ रहे तो उसमें कुछ कर सकता हूँ ना, उस टाइम पे तो एक दो दिन ले सकता हूँ ना, एक दो मतलब 2-3 घंटे। Yes, sir. Yes, sir. आपकी स्कूल की छुट्टी भी रहेगी। Yes, sir. ठीक है, मैं वाई दे रहा है।
13 है क्या? हाँ सर, ये फंक्शन ही तो है किसका? एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल, जेड वेरिएबल। क्या कुछ हो गया था क्या? शेयर है ना मेरा स्क्रीन? No, No. sir. पता नहीं स्क्रीन कैसे रुक गया। अब शेयर है ना? Yes, sir. तो देखो, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला था कि मुझे ये निकालना है, ई एट एनी पॉइंट एक्स वाई जी। तो सर हम ई डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, हम ऐसे कर सकते हैं, ई का y डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा? हेलो, सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। तो वॉइस नहीं आ रही थी। वॉइस नहीं आ रही। अब आ रही है क्या? Yes, sir. सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अब अब आ रही है ना? यस Yes, सर। sir. ठीक है ठीक है, बस ये चीज खत्म करके हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है। अरे यार ये पीपीटी चला गया इससे। इस चीज को कंप्लीट करके कर लेते हैं, टाइम लग रहा है। ऐसा करता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में इसको कर देता हूँ, ठीक है। अभी पता नहीं Yes. सिस्टम थोड़ा सा भी बिगड़ गया है, Yes, sir. मैं अभी Yes. नेक्स्ट टाइम में कर देता हूँ, ठीक है। अभी के लिए आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना, जितने भी होंगे। अब आपके समझाते जाऊंगा, धीरे धीरे वी निकालूंगा, सारा कुछ का कैलकुलेशन होगा, ठीक है। और वही वाला फॉर्मूला यूज करना है, माइनस ई वाला, और ये वाला क्या कहते हैं, माइनस ई वाला, माइनस ई डॉट डी आर डीवी के लिए निकालना है। यहां से अगर इंटीग्रेट करेंगे माइनस इंफिनिटी से ए तक, तो क्या आएगा? मुझे पोटेंशियल देगा उस पॉइंट पे। किस कारण से? जो ये ई बना रहा है, जो सोर्स चार्ज ये ई क्रिएट कर रहा है, ठीक है। Yes, sir. इन Yes, चीजों sir. को, और ई Yes, sir. ई पे क्यों आए? क्योंकि ई हमने निकाल रखा है बहुत चीजों पर, है कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने निकाल रखा है, और यही कॉन्सेप्ट, पता है, यही सेम चीज कॉन्सेप्ट ग्रेविटेशन में भी लगेगा, और बहुत हद तक मैग्नेटिक में भी लगेगा। आपको बस यही चीज समझना होगा, ठीक है। Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलो बाय तब, Bye, Thank sir. you, sir. Good night. गुड नाइट।